तुम्हारी बैटरी भी ऐसे उल्टी चलती होगी ना, मतलब जैसे सैटरडे है, कल संडे आएगा फुल चार्ज, मंडे 90, ट्यूसडे होते 70, फिर वेडनेसडे होते 60, 50, 40, 30, 30 ऐसे करके हैं, संडे फिर 100। जिसने भी बीच में छुट्टी संडे वाला प्लान किया ना, बहुत जीनियस रहा होगा वो भुगत वो ही रहा होगा, दुखी रहा होगा जीवन में। हाँ भाई, हेनरीज लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं, वो ध्यान है, किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा उसका प्रेशर होगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ज्यादा घुलेगी, मतलब नीचे वाले पानी पे ज्यादा दबाव है तो ज्यादा डिजोल्व होगी, ऊपर कम दबाव है तो कम डिजोल्व होगी, सबसे ऊपर कम दबाव है तो सबसे कम डिजोल्व होगी। ये बोतलों वाली कहानी। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये जो वाइट है, मैं इसको बस अगली जगह पे लिखूंगा, हेनरीज लॉ खत्म करेंगे और उसके बाद ध्यान से देखना, ठीक। ये वाइट वाला हिस्सा आगे लिख रहा हूँ, बस उसे देखो। हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और प्रेशर किस बात के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात मुझे किसने बताई थी? मैं तुम्हें बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जीवन में पहली बार ही लिख रहा हूँ इस चीज को, तो ठीक है। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी प्रेशर की प्रोपोर्शनल, ये किसने बताया था? हेनरी ने। हेनरीज लॉ से हम लोगों ने निकाला था कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शन होती है प्रेशर की, और प्रेशर मोल फ्रैक्शन की प्रोपोर्शन है, ये किसने बताया था? रॉड्स ने। ये रॉड्स ने बताया था कि प्रेशर मोल फ्रैक्शन की प्रोपोर्शनल है। हेनरी ने बोला कि सॉल्युबल उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और उसने बोला था कि प्रेशर जितना ज्यादा पड़ेगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे, ठीक। मैं बस इसी बात को तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जितनी ज्यादा गैस पाई जाएगी वो उतना ही लिक्विड सरफेस। ये पुरानी वाली कहानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। तो पोस्टर के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट। और वह कांस्टेंट में बताया जा रहा है, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू में KH(x). ये गैस हटा दो इसमें से फिलहाल, कोई बहुत बढ़िया रीजन है और वो सवालों के माध्यम से बहुत बेहतरीन जाता है। मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये ध्यान से चेक कर लो, बस देखो KH(x). अच्छा, इसमें KH का नाम पता चलेगा किसी को? मतलब ये तो प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ऊपर वाला, ये इसमें KH क्या चीज है? KH यानी कि कौन सा कांस्टेंट? हेनरीज कांस्टेंट। ये भी बहुत सही चीज है, KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट। और एक काम की बात जो तुम्हें इसके अंदर समझ में आएगी वो ये कि हेनरीज कांस्टेंट की पहली बात तो ठीक, ये मेरा कल तक का स्टेटमेंट, मैंने उससे आगे हल्का सा बढ़ा दिया, तो मैं आज यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे आता हूँ। यूनिट ऑफ KH यानी हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? मोल फ्रैक्शन की कुछ नहीं, रेशियो में छोड़ो, जो प्रेशर की यूनिट होती है वही इसकी होती है। प्रेशर की यूनिट बोल देंगे जरा, एक तो ATM, पास्कल, बार, हाँ भाई, ATM, पास्कल, बार, टॉर, mm पर HG। mm ये ऐसे लिखना पड़ेगा है ना, mm पर HG। और मैं ब्रैकेट में बात कर देता हूँ, सेम एज प्रेशर। हेनरीज कांस्टेंट यूनिट सेम एज प्रेशर होती है, एक चीज ये भी। अच्छा, और दूसरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को कल वाला स्टेटमेंट अगर याद हो तो बताता हूँ। कल वाला स्टेटमेंट ये काम का, बहुत काम का स्टेटमेंट है कल वाला, ये वाला, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या कहना है? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी, ज्यादा टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी
गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबल है कि ठंडे में? गैस कौन से पानी में ज्यादा सॉल्युबल है? पेप्सी ठंडी है गर्म? ठंडी। तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें है? ठंडे पानी में। तो बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ध्यान रखो, बहुत छोटा लेकिन काम का एमसीक्यू है, बहुत जनरली पूछा जाने वाला एमसीक्यू कि तापमान बढ़ने पे हेनरीज कांस्टेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? वो भी बढ़ता है, और सॉल्युबिलिटी घटती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कोई भी गैस उस सॉल्यूशन में उतना ही कम डिसॉल्व होगी। बहुत लॉजिकल बात है, जितना गर्म होगा उतना ही कम सॉल्युबल होती है। इस बात को ध्यान रखें, बहुत काम की चीज है। और सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब वहां से गैस उड़ के निकल जाएगी। तो गैस के उड़ने का मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन भी, मतलब गैस की मात्रा भी कम हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी डिक्रीज होगा। दो जगह इंक्रीज लगाया मैंने, दो जगह डिक्रीज। पहली बात ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच भी बढ़ेगा, और केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। कुल मिला के सीधी बात, तापमान के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है, यानी कि गैस उड़ के निकल जाएगी, और गैस उड़ के निकल जाएगी तो गैस के मोल फ्रैक्शन भी कम हो जाएंगे। अच्छा, और बात, अगर गैस उड़ के निकल गई ज्यादा टेम्परेचर पे, इसको मैंने बताया था, मैंने इसको बोला था पिछले संडे, जानबूझ के इसी टाइम पे आता आप भी। हाँ भाई, तो टेम्परेचर की बढ़ने से गैस कम डिसॉल्व होगी, इसीलिए जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वो कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है? ठंडे पानी में। इसीलिए हम इस चीज को नीचे भी लिख देते हैं। मैं इसको नीचे लिखने जा रहा हूँ कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन, aquatic animals are more comfortable in कौन से वाटर में? इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर के। काम की चीजें ध्यान से, अगर तापमान ज्यादा होगा तो गैस की इस घुलने की मात्रा कम हो जाएगी, और गैस जितना कम घुलेगी उतना ही जीव जंतुओं को दिक्कत होगी। इसलिए ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। ये तुम्हारे कल तक के स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। तुम लोगों का मंडे को जो चैप्टर स्टार्ट होगा, एक्चुअली मैं तुम्हें बात और बता देता हूं, इसके न्यूमेरिकल्स तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स के बाद में ही करोगे। तुम लोग मंडे से स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केमिस्ट्री का ही दूसरा चैप्टर, क्योंकि तुम सभी के पेपरों में पहले दो चैप्टर तो कंफर्म आने हैं, सॉल्यूशन आना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आनी है निश्चित रूप से। तुम लोगों के नहीं हो रहे क्या? तुम्हें ऑर्गेनिक कराना शुरू कर दिया? हमारे साथ हमेशा ऐसा होता, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पूछ दवाई लेता है। वही सही बात है, तो कोई बात नहीं, अब लिए उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, तब तक तो निपटा देंगे। लेकिन तुम्हारे पेपर तो जुलाई से होंगे ना, फिर क्या दिक्कत है? तब तक तो खत्म हो जाएगी, मतलब हाफ फिजिकल पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, ध्यान रखें, पहले मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में जो हाथ बैठता है ना, उसके बाद तुम इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी देखेंगे। पर मैंने जो अब तक लिखा उसमें सबसे काम की बात तापमान बढ़ने वाली चीज बोल दी। और लिख रहा हूँ, जरा चैप्टर के मैप में ढूंढना, इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन वर्ड, हेनरीज लॉस की एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो ऐसा मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने लिखी दी है। सबसे पहली काम की एप्लीकेशन, जीव जंतु कहाँ पे कंफर्टेबल है? ठंडे पानी में। मैं दो एप्लीकेशन और लगाने जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन मतलब बस सिंपल ही कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मुझे नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अच्छा, ऐसे मतलब बात में लॉजिक तो नहीं है, पर हाँ, ठंडे पानी में जानवर मर जाते हैं, नहीं जिंदा रहते हैं, उन्हें मारने के लिए उबाल दो, पानी गर्म कर दो, खोला दो। चल भाई, दूसरे पॉइंट पे आते हैं ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पुरानी बात थी ना, उसी को सिस्टम से उतार रहा हूं। कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा प्रेशर क्यों देते हैं?
कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा प्रेशर क्यों देते हैं? जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर CO2 गैस। मैंने इस बात को लिख रहा हूं मैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इन्हीं को कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। पहले मुझे किसी टाइम तक पता नहीं था, जब हम लोग शायद 7th-8th में रहे होंगे तो कोई टीचर आके पूछता है तो में से सॉफ्ट ड्रिंक कौन कौन पीता है? मैं कहा सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट मतलब समझ में नहीं आई, लिटरली समझ में नहीं आई। बगल वाले से हिम्मत ये पूछने के नहीं, मुझसे पूछूं जो समझे इसे सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पता। ये पी क्या होगी इसने जीवन में जब पता ही नहीं है। पेप्सी बोलते हैं नॉर्मली हम लोग, ठीक है। माउंटेन डी को भी पेप्सी कहते हैं, थम्स अप को पेप्सी ही कहते हैं, पेप्सी को भी पेप्सी ही कहते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक, बुक में तो सॉफ्ट ड्रिंक इस वजह से कह रहा हूं। सॉफ्ट ड्रिंक आर ऑलवेज पैक्ड इन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बताओ क्यों उसको हमेशा हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में पैक क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जिससे कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। उसमें कौन सी गैस होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए उनको हम लोग एक नाम और देते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक। उन लोगों में एक जागरूकता और होनी चाहिए उसको लेकर। वो कौन सी स्टिंग एनर्जी, बहुत हाईली मात्रा में शुगर लेवल होता है, मतलब ज्यादा एडवाइस नहीं जाती उसे पीने की। एक दिन में 2 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बच्चों की तो साफ साफ मना होती है, ठीक है। और कुछ लोग 3-3, 4-4, 5 बोतलें पी जाते हैं, डेली का सिनेरियो। ऐसे करके एक और अपनी वो कौन सी है, वो कौन सी चार्ज नहीं रेड बुल, सेम टू सेम ऐसी है, महंगी हो जाती है वो तो। कितनी 100 एक रेड बुल, और पूरी एक बोतल 100 रुपए की आ जाती है। रेड बुल में कुछ ज्यादा खास है क्या? उसमें ठीक वैसे ही होता है जैसे ऐड में दिखाते हैं, बड़ा खतरनाक दिखाते हैं उसमें। अच्छा अब ध्यान से और सुनो, मैं तुम्हें बात ये कहता हूँ कि जरा सोचना, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर ये सतह पे हम लोग रहते हैं, मान लेते हैं ये पहाड़ है, तो हवा का प्रेशर नीचे जाता होगा कि ऊपर जाता होगा? है मतलब तुम ऊपर जाओगे जाओगे जाओगे, हवा कम होती जाएगी कि बढ़ेगी? लेट हो गया शायद, है ना? हाँ भाई, हवा कम होगी कि बढ़ेगी? मतलब तो अंतरिक्ष में निकल गए तो हवा एकदम से 0। तो सबसे ज्यादा एयर कहाँ पे जाम है? हम जैसे ऊपर 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 जाएंगे हवा की मात्रा कम होती जाएगी, तो ऊपर सांस लेना मुश्किल है। ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं फैली होती, हम जहां पे हैं फिलहाल वहीं ज्यादा ऑक्सीजन है। भाई सीधी बात, जीव जंतु कहाँ खुश हैं? ऊपर की नीचे? हम भी नीचे खुश हैं, हम भी एटमॉस्फेयर के हिसाब से नीचे ही तो रह रहे हैं। भाई खुद सोचो, अगर मैं तो पृथ्वी को बहुत सही तरीके से बना दूं, वैसे थोड़ा अलग तरीके से समझाने वाले सिस्टम से, ये अपनी पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी में कहाँ रहते हैं? नीचे। ये वैसा नहीं डायग्राम पर, ठीक है। और नीचे रहते तो इसका मतलब हमारे ऊपर हवा ज्यादा है, और लगातार ऊपर जाएंगे तो हवा की मात्रा गिर गिर के कम हो जाएगी। तो जहां पे ज्यादा प्रेशर है तो यहाँ पे O2 का लेवल भी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे O2 का लेवल कम हो जाएगा, और बिल्कुल ही ऊपर ही निकल गए तो O2 है ही नहीं वहां पे, ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ज्यादा गैस कहाँ पे अवेलेबल है? हम जहाँ हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी ज्यादा। ठीक वैसे से पानी को अगर तुम ध्यान से देखोगे, नीचे वाले जीव जंतु ज्यादा कंफर्टेबल है कि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा ऑक्सीजन है। वैसे हम भी पृथ्वी में लगभग नीचे ही रहते हैं, ऊपर जाएंगे तो हवा की मात्रा कम होगी। तो उसमें बहुत काम का फिनोमेना है। जो लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, फिर ऊंची बिल्डिंगों पे रहते हैं, पहाड़ों पे जो रहते हैं वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है, और जल्दी जल्दी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तेज लेते सांसें, फेफड़ों में सांस स्पीड जाती है, हमारी बॉडी ऐसे हाँपने लगेगी पहाड़ों पे। तो मैं से कोई पहाड़ों पे ऑब्वियसली नहीं गया, वैष्णो देवी गए हैं, वहां पे ऐसा कोई सिनेरियो देखा तुम लोगों ने? वो ज्यादा ऊंचा नहीं है। फिर अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे तो जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल उतना ही कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से लोगों को चक्कर आते हैं, चक्कर आ के वो वहीं बेहोश हो जाते हैं।
ऑक्सीजन की कमी से इस चक्कर आने को, बेहोश होने को, ना सोच पाने को, दिमाग के ना चलने वाले फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया, बीमारी का नाम है। ठीक है, ध्यान से लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं एट हायर ऑल्टीट्यूड, जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, एट हायर ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड द प्रेशर डिक्रीज, तो प्रेशर शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं, द प्रेशर डिक्रीज, और प्रेशर के डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। प्रेशर के गिरने से सॉल्युबिलिटी में भी डिक्रीज होता है भाई। जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होने से ऑक्सीजन की लैक पड़ जाती है, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लैक होने से ह्यूमन बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, ह्यूमन बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, ह्यूमन बॉडी डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, सोचने की शक्ति नहीं आती, ज्यादा दिमाग नहीं चल पाता, हाथ पांव नहीं चल पाते, सुन्न पड़ जाते हैं हाथ पैर, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। इस बात को ध्यान रखें, ऑक्सीजन की कमी से ना चल पाना इज कॉल्ड एनॉक्सिया, और बिल्कुल ही ऊपर चले गए तो बिल्कुल ऊपर ही चले जाएंगे सच में। एनॉक्सिया, जिस चीज को चक्कर आना, घबराहट होना, कभी कभी लोगों को उसमें गाड़ी वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो घबराहट होती है, उल्टी उल्टी भी आ जाती है, वैसा कुछ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन किसी बंद गाड़ी में लंबे समय तक ट्रैवल करते हैं दिक्कत बनती है, क्योंकि हम उसकी ऑक्सीजन को लगातार कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम खिड़की खोल लेते हैं, बीच बीच में हवा का लेन देन हो जाता है, हम फिर बंद कर सकते हैं आराम से। कभी कभी किसी घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, बाहर हवा ले, आप खुले में डोल लेने, घूम ले फिर ले, पर काम की चीज है, जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। हम जैसे पानी के बारे में जानते हैं कि नीचे वाले खुश हैं, ज्यादा प्रेशर ज्यादा O2, वैसे हम भी तो नीचे ही रह रहे हैं, हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ऑक्सीजन की लेवल कम होगा, हमें चक्कर आएंगे, उस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, तापमान अगर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये तुम्हारा हेनरीज लॉ फिनिश होता है, टोटली थ्योरेटिकल पोजीशन है, बस तुम बातें समझ में आनी चाहिए। रेस्ट ऑफ जितनी भी छोटी मोटी बातें जिनका अनुमान तुम नहीं लगा सकते, वो मुझे पता है कि मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया, तो सवाल करना, तो बहुत से कंसेप्ट को क्लियर करना, तुम्हारे पूरे चैप्टर को जोड़ा नहीं है अभी तक, वो बहुत सी काम की चीजें हैं। खैर, चैप्टर के मैप पे पहुंचे और अपना अंतिम पॉइंट ऑफ देखो, क्या चीज है, बेंट ऑफ फैक्टर, चौथा की पांचवा, ठीक है, बेंट ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड I, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर I। हाँ जी, 7906921451। अच्छा, हेलो, हाँ जी, अभी तो नहीं आया, ये तो 4:30 बजे आएगा ना लगभग। नहीं, आ जाएगा, टाइम पे आएगा, फिर तो कुछ मैं बताऊंगा आपको, जो भी अपडेट होगी, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, यहाँ पे जाम वाम लगा था क्या रोड पे भाई? हैं? जाम लगा था? जाम लग रहा है, ये बता रहे हैं। असल में मुझे पता लग जाएगी, मैं आपको तुरंत कॉल कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक, हाँ भाई सुनो, बेंट ऑफ फैक्टर यानी कि I, ठीक है, इस बात का क्या मतलब पहले उसको एक बार हिंदी में देखो, लेकिन तब तक तुम मुझे बात बता दो कि अगर अपने पास में ये कोई भी एक सामान है, मतलब इस सामान को कैसे बना दूं, मान लेता हूं मेरे पास ये लकड़ी है, ठीक, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो सामान बढ़ जाएगा घटेगा? एक लकड़ी टूटेगी तो कितनी बन जाएगी? 2 हो गई, ठीक, लकड़ी तोड़ के 2 हो गई। तो चीजों के टूटने से चीजें बढ़ती हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि अपने पास में ये 3 है, 1 2 3, और मैंने इनको चिपका दिया तो कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये क्या हुई? जुड़ गई। जुड़ने से चीजें कम होती हैं।
तो जो टूटना है उसके लिए केमिस्ट्री में वर्ड आता है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, मुझे देख के समझ में आ जाएगा, दैट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन यानी कि टूटना, और एसोसिएशन यानी कि जुड़ना। एसोसिएशन से चीजों की वैल्यू कम होगी और डिसोसिएशन से चीजों की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, काम की बात। अब ध्यान से वो भी सुनो कि वेंटर फैक्टर क्या चीज है। वेंटर फैक्टर एक ऐसा टर्म है जो मुझे बताता है कि कितना चीजें टूटी कितना जुड़ी। जैसे कि वेंटर फैक्टर, पहले हिंदी वाली चीज लिख लो क्योंकि तुम्हें लगभग 5-10 मिनट तक इसको ब्लाइंडली सुनोगे बिना कुछ समझे, और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये ठीक चीज थी। पहले बार हिंदी में लिखें, वेंटर फैक्टर मतलब है कितने गुना पार्टिकल्स बढ़े या घटे, कितने गुना पार्टिकल्स बढ़े या घटे। वेंटर फैक्टर बढ़ने और घटने के बारे में बताता है कितना गुना पार्टिकल ज्यादा हो गए कितने गुना कम हो गए। इसका मतलब वेंटर फैक्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो कौन से फॉर्म में, डिसोसिएशन पढ़ना होता है हमें चीजों का, डिसोसिएशन, और दूसरा क्या पढ़ना होता है हमें चीजों का, एसोसिएशन। वेंटर फैक्टर के दो डिवीजन है, एक तो डिसोसिएशन दूसरा है एसोसिएशन। एक काम की चीज तो ये कितने गुना पार्टिकल्स बढ़े या घटे उसको हम लोग वेंटर फैक्टर कहते हैं। अब निकालने का तरीका क्या वो भी सुनो। उसको निकालने के बहुत से फॉर्मूले। पहली बात तो ये कि ये हिंदी में लिखी हुई एक लाइन, कितने गुना पार्टिकल्स बढ़े या घटे, इसको वेंटर फैक्टर कहते हैं। और बढ़ने घटने में दो सिनेरियो हैं, चीजें जुड़ेंगी तो अलग सीन होगा और अगर टूटेंगी तो अलग सीन होता है। अब वेंटर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला सुनो। फॉर्मूला ये कि I इज इक्वल टू निकालने का तरीका है, I यानी वेंटर फैक्टर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश लगा के लिख देना एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक चीज तो ये, एक फॉर्मूला तो ये रहा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला और भी है इसके अंदर, उसे ध्यान से देखें। अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उससे पहले उसकी कैलकुलेशन भी करी जाती है, लेकिन मैं तुम्हें इस कहानी को पहले करवा के दिखाता हूं। पहले तुमने इतना लिख लिया कि 2-3 फॉर्मूले और इकट्ठे आएंगे। मैं तुम्हें इसमें डिसोसिएशन निकाल के बताता हूं, वो ध्यान से देखो। डिसोसिएशन ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू में बताओ यहां पे टूट के कितने पार्टिकल्स हो गए, 2, और टूटने से पहले कितने थे, तो यहां पे वेंटर फैक्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी I इज इक्वल टू में 2। डिसोसिएशन में वैल्यू बढ़ती है। और एसोसिएशन अगर निकालेंगे तो तुम लोग मुझे फिर से एक बात बता सकते हो, I निकालने के लिए जुड़ने के बाद में कितने पार्टिकल्स हो गए, 1, और जुड़ने से पहले कितने थे, 3, तो यहां पे I निकल के आएगा 1/3। मैं यहीं पे तुमसे बहुत छोटा सा वर्ड पूछ लेता हूं और तुम उसमें बिल्कुल हिचकोगे नहीं कि डिसोसिएशन में टूटने के बाद में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और जुड़ने के बाद में पार्टिकल्स कम होंगे। तो यहां पे जो डिसोसिएशन में I की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी कि कम, वो 1 से ग्रेटर होगी। डिसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से बड़ी होगी क्योंकि ज्यादा पार्टिकल हो रहे हैं टूट के, और एसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से कम होगी क्योंकि कम पार्टिकल हो रहे हैं टूट के। एक बेसिक सेंस, वेंटर फैक्टर का मतलब क्या है, टूटने के बाद में पार्टिकल्स की संख्याओं को क्या निकालना, रेशियो, कि बाद में कितने हुए पहले कितने थे उसको डिवाइड कर देना। अगर बाद में ज्यादा हो रहे हैं तो I की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और बाद में कम हो रहे हैं तो I की वैल्यू 1 से छोटी होगी। एक छोटी सी बात बोली है। अब दोबारा सुनो, मैं दूसरे फॉर्मूले पे जाऊंगा भी इसके अंदर। हम जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को, एक जो मैं एग्जांपल मेरे पास लकड़ियों का रखा उसको तुम्हारे सामने ऐसे करके सॉल्व कर दिया, लेकिन दरअसल लकड़ियों का गेम नहीं है। इस कड़ी से जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तब बाद में ही आएंगे, लेकिन ठीक है, जो बात समझ में आए पहले उसको सुधारो दिमाग में। ठीक, बात ये समझे दूसरी वाली, हम जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम कहीं ना कहीं हिसाब किताब लगा लेते हैं। जैसे कि मानो मैं तो बहुत बढ़िया सिस्टम बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट जैसे अगर मुझे किसी बल्ब को, छोटे से बल्ब को जोड़ना है तो मेरा दिमाग पहले ही कैलकुलेट कर लेगा कि इस बल्ब को जोड़ने के लिए इतनी बड़ी बैटरी लेके आओ। तुम लोगों ने मोटर चलाई है, मोटर, छोटी सी मोटर, पंखा लगा के, बालक को बड़े मजे आते हैं उसे घुमाने में, उससे महसूस होता है, वो खुद को कर पाता है कि सब मैं एक इंजीनियर बन चुका हूं, उसे लगता है।
मतलब मोटर में पंखा लगाया वो सेल जोड़ दी और सबको हवा खिलाता रहता है, छोटा बालक, उसे उससे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि यार मैंने मोटर बनाई, पंखा बना दिया एक। पर उसमें बात समझो, उसके छोटे से दिमाग को भी पता है कि ये जो मोटर है इसके लिए कौन सी साइज की बैटरी चाहिए, छोटी वाली। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि उस मोटर को ले जाकर यहाँ ठूस देता हूँ, सीधे फूक जाएगी। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो मेन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो उसका क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन, हम पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि भाई मैं इसमें ये मिलाने वाला हूं, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया। हम किसी भी चीज को किसी में मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि शायद ये बनेगा, कैलकुलेशन। और फिर करने के बाद में दूसरा काम क्या होता है हमारा, ऑब्जर्वेशन। क्या हमेशा कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन सेम होता है? इस बात का मतलब ये कि जब बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह के इंजन बनाए जाते हैं, पेट्रोल वगैरह मतलब बाद में डालते हैं, पहले ही हिसाब लगा लेते हैं सब बाइक का इंजन इतना है, इतने सीसी का है और बाइक लगभग इतने का एवरेज देगी 50-60 किलोमीटर का। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। लेकिन जब असलियत में पेट्रोल डाल के उसे चलाते हैं तो उतने का एवरेज नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी इंजन गर्म होने में चली जाती है, कुछ रोड ऊपर नीचे हुआ तब अलग एवरेज होगा, कोई बार गियर बदली जा रहा है तो अलग एवरेज होगा। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमेशा उसमें लिखा होता है, मतलब जो भी तुम नया सामान खरीदो, नई गाड़ी खरीदो, उसमें लिखा होता है कि लगभग इतने का एवरेज है जी, 60 का। लेकिन असलियत में वो कभी 60 का एवरेज नहीं देती। वो जो एवरेज है वो आइडियल कंडीशन में वैलिड है, हमेशा हमेशा वैलिड देंगे। थोड़ा सा गेम है उसके अंदर। एक मिनट। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, हम जो जब भी कैलकुलेशन करते हैं, क्या वो हमेशा ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है? नहीं। हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि साहब ये बाइक लगभग 60 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, लेकिन देती 55 का एवरेज है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बातें बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करती हैं, रोड पे, चलाने वाले पे, स्पीड पे। बाइक का सबसे अच्छा एवरेज कौन सी स्पीड पे होता है? लगभग 40 से 60 के बीच में। सबसे कम 100 पे होता है। बाइक का एवरेज और सुनो, अगर रोड ऊपर पुल पे चढ़ रहा है तो कम दिखाएगी, उतर रही है तो ज्यादा दिखाएगी। बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है, नेकअप नहीं है। सबसे बढ़िया एवरेज कौन सी बाइक का है? प्लेटिना। सबसे बढ़िया एवरेज है। मतलब एक बार 100 रुपए की पेट्रोल डलना तो भूल जाओ क्या होना आगे तक। प्लेटिना सबसे ठीक ठाक है। अब चल रही नहीं चलती प्लेटिना? अच्छा चल रही, वो कैसे बंद हो जाएगी? असली मोटरसाइकिल ही वही है। खैर, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में काम कीजिए। असली रिजल्ट कौन है? कैलकुलेशन असली है कि ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन। हमने जो कैलकुलेशन किया वो उसमें थोड़ी वो गड़बड़ रह सकती है, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया वो तो एकदम करेक्ट है। हमने ऑब्जर्व किया, हमने गाड़ी को चलाया, टेस्ट किया तो पता चला कि 60 तो बस किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन असली में वो 55 का ही दे रही है। और भी बहुत सी चीजें हैं। तुम लोग कभी फोन की बैटरी लाइफ चेक करना कि कितनी देर चलेगा चार्ज है, तो उसमें लिखा होता 22 घंटे, 30 घंटे, 24 घंटे। ओनली कॉलिंग पे लिखा होता है। मान लो तुम्हारा फोन 20% चार्ज है, उसमें लिखा होगा ओनली कॉलिंग 24 घंटे। पर तुम कभी लगातार 24 घंटे उसको यूज नहीं कर सकते कॉलिंग पे। वो कहीं ना कहीं 15-16 घंटे चल पाएगा, क्योंकि वो हीट भी होता है। हीट होने से बैटरी लाइफ कम हो जाती है। तो मेन चीज ये कि कैलकुलेशन और रियलिटी में तुम ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? रियलिटी को, ऑब्जर्वेशन को, कैलकुलेशन को नहीं। वही बात मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। वेंटो फैक्टर निकालने के लिए आई का एक फॉर्मूला और बनता है। आई का एक फॉर्मूला और है। फॉर्मूला ये है कि हमने जो भी कैलकुलेशन जैसा भी किया वैसे करके बताता हूं। ऑब्जर्वेशन अपॉन में कैलकुलेशन, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये कभी कभी बाद में इस्तेमाल होगा, उसके लिए मैंने तुम्हें फिलहाल ये छोड़ दिया, ध्यान दो इसको। I इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन अपॉन में कैलकुलेशन। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट तो वही है जो वहां पे लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाद में कितने हुए, पहले कितने हुए। और उसमें भी काम की चीज, आई की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी? जब चीजें टूटेंगी। और 1 से छोटी कब होगी? जब चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है। कैलकुलेशन अपॉन में ऑब्जर्वेशन वाली चीजों को ध्यान से ध्यान रखना।
फिलहाल तक तो, क्योंकि ये चीजें न्यूमेरिकल्स में ही अच्छी बैठती हैं। यदि तीसरा पॉइंट था ना, चौथे पे चलते हैं इसी के अंदर। सोचो, ध्यान से सोचना। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट मैंने तुम्हारे सामने 2 डिवीजन किए और दोनों डिवीजनों को देखो, ध्यान से देखो। मैंने इस जगह लिखा है डिसोसिएशन और इस जगह पे लिखा है एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और यहां तुमसे पूछे जाने वाला सवाल, अगर अपने पास में ये NaCl नाम का नमक है और ये 2 आयंस में टूटता है, कौन से में, Na+Cl में, तो वहां 1 के 2 हुए, I की वैल्यू 1 से बड़ी की छोटी? बड़ी आएगी। वापस से देखना, मेरे पास में ये O+O मिलके O2 बन गया, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 हो गए, यहाँ पे I की वैल्यू 1 से छोटी निकल के आएगी। इस बात को मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता था, पर यही शायद ज्यादा ठीक है। अच्छा, इस कहानी को वापस फिर समझना कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी उस वक्त, मतलब इसको टूटने के प्रोसेस को भी शुरू नहीं करते, बाद में करेंगे। इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम पर मैं मानता हूं कि मेरे पास में एक नमक का कण है और जब तक मैंने इनको तोड़ा नहीं था तो Na के कितने आयंस थे? 0 और Cl के कितने आयंस थे? 0। फिर किसी टाइम पीरियड पर कोई भी स्टेट मान लो, इक्विलिब्रियम मान लिया मैंने, किसी भी समय पर इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल निकल गए, मतलब मेरे पास में 100 ग्राम सामान था, 40 ग्राम चला गया और 40 ग्राम सामान कितने में टूट गया? मतलब सुनो ध्यान से, इस जगह जवाब दिया तो बढ़िया निकलेगा। देखना, हमारे पास में 20 नमक के मॉलिक्यूल है, ये टूट गए, बताओ कितने बने? गलत जवाब, 20। सोचो सोचो सोचो, इसमें 20 नमक के मॉलिक्यूल हैं, कितने बने? तुम कह रहे हो 10, मैं कह रहा हूं 20, और मैं सही कह रहा हूं? तुम बस सोचो, ध्यान से सोचो। देखो ये कितने को मिला के 20, जब टूटेंगे तो कितने बने होंगे? दोनों टूट के 40 हुए ना। हिसाब लगाओ ना, बुद्धि दौड़ाओ। NaCl 20 है, 20 ना होके मैं कहता हूं एक ही है, चलो NaCl एक मॉलिक्यूल है, तुमने एक को तोड़ दिया तो कितने हो गए? 1, 2 हो गए। कितना बारीक सवाल है, नहीं समझ में आ रही? तुमने एक को तोड़ा तो एक ही तो हुआ। हम लोगों ने बेसिकली एक चीज पढ़ी 1+1, पर ऐसा है नहीं, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा 1+1 = 1। तुमने 2 आटे की लोई ली, आटा मिला दी, 2 लोई बन गई, अब 1 और 1 2 होती है नहीं, 1 लोई + 1 लोई मिलके 1 लोई। वैसे करके एक NaCl मिलके, एक Na और एक Cl मिलके एक NaCl। उल्टा सोचो ना, हमारे पास में एक नमक के मॉलिक्यूल थे, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए तो 1 हो गया। मैं कहता हूं मेरे पास में 2 नमक के मॉलिक्यूल हैं, उनके टुकड़े करे तो 2 Na निकले होंगे और 2 ही Cl निकले होंगे, 2 Na 2 Cl। इस बात को मैं तुमसे ऊपर भी कह रहा हूं, ध्यान से फिर सोचो। अपने पास में 20 मॉलिक्यूल हैं, तो जब टूटे तो 20 में बट रहे। वैसे ही करके यहां सोचो, अपने NaCl में से अल्फा मॉलिक्यूल टूट गए तो कितने बनेंगे? अल्फा। हमारे पास में 100 थे, उसमें से 40 गए तो 40 बन गए, टूट गए 40। अब तुम्हारा काम है I निकालना। I निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। टूटने के बाद में कितने हैं? टोटल मॉलिक्यूल्स बताओ, टूटने के बाद में टोटल मॉलिक्यूल्स। अरे बाद में, रिएक्शन होने के बाद वाला सीन और रिएक्शन होने के पहले वाला सीन। रिएक्शन होने के बाद वाला और रिएक्शन होने से पहले वाला। बाद में कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1 + 0 + 0
जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा घटा, ये आ गया 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1। तुम्हें एक बात समझ में आती है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 में कुछ प्लस करके मिलेगी, 1 में कुछ जोड़ोगे तो आंसर 1 से तो बड़ा ही निकलेगा। यही बात तो मैं तुम्हें पहले बोली, डिसोसिएशन में आई 1 से बड़ा होता है, और इसमें जो अल्फा है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितनी स्पीड से कितनी परसेंटेज से कोई भी चीज टूटेगी। और मैं तुम्हें असलियत बताऊं तो कहीं ना कहीं ये वो कहानी है तो न्यूमेरिकली ही समझ में आएगी। तुम अभी तो बस इसे लिख रहे हो, मैं बस तुम्हारे सामने सेट करके परोस के जमा के छोड़ जाऊंगा कि भाई बस ध्यान रखना, मूड मत मारना, जितना पुराना पढ़ा है उस पर पूरा मूड मारना हेनरी लॉ तक। लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर एक ऐसी चीज, यहाँ पे मूड मारना बस देख लेना कि हाँ मैं तुम्हें कुछ याद करवा दिया था कि डिसोसिएशन 1 से ज्यादा और एसोसिएशन 1 से कम, बस ऐसा कुछ, वो ध्यान रखो। खैर इस चीज को दोहरा लेते हैं। चलो, इनिशियली अपने पास में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, और मिलके कितने बन गए? एक ही बना। अभी मत लिखना, अभी रुक जाओ, अभी ऐसा कुछ मत करना, रुक जाओ। एक है तो एक ही बना। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई बताइए कि इसका आई कैसे निकालेगा, तो आफ्टर रिएक्शन कितने हो गए? एक। और रिएक्शन से पहले कितने थे? एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन अलग अलग थी, दो। तो आंसर कितना है? 1/2। आंसर तो 1 से कम ही है। थोड़ी सोचने वाली चीज, मैं इस चीज को लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। जब ये रिएक्शन शुरू हुई थी, इसको मिटा देता हूं। O प्लस O, अपने पास में एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, और हमारे पास में O2 के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 0। लेकिन जब ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट स्टेट पर पहुंच जाती है, तो ये वाले मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं एक सिंगल O2 के मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल जब जुड़े तो आई की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? 1 से छोटी। पर थोड़ा दिमाग मैं दौड़वाना नहीं चाह रहा, मैं इसमें भी कुछ लिखने वाला हूं कि ये जब कम होगा तब यहां अल्फा अपॉन में 2 में कन्वर्ट होगा। कोई बात नहीं, लीव, छोड़ो, इस चक्कर मत पढ़ो। तुम्हारा वो वाली बात खटक जाती है तो ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है जहां पे थोड़ा सा ऐसे कहने पड़ता है कि हाँ भाई रुक जा, अभी नेगेटिव संभाल ले खुद को, मैं बाद में देख लूंगा तुझे, चिंता मत कर। यहाँ पे मैंने जो कुछ भी छोड़ा, बस तुम्हें यहाँ यही लिखना है कि आई जो होगा आंसर 1 से कम होगा। पहली चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक सा हल्का सा मतलब क्या है कि पार्टिकल टूटने के बाद कितने हुए, टूटने से पहले कितने थे, उनको जस्ट किसमें लगा देना? रेशियो में। बस तुम्हारे दिमाग में ये लाइन आनी चाहिए, बाकी इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। ये सब तो सवालों के दौरान परफेक्ट किया जाता है, कभी किसी को ये वाली बात एक बार में समझ में नहीं आती जब तक क्वेश्चंस में नहीं उतरते इसके अंदर। पर मैं इस पूरे बुरे सपने को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हें एक बहुत सही जगह ले जाऊं, क्योंकि मुझे भी उम्मीद है कि यार ये चीजें है थोड़ी सी अजीब सी तो है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूंगा इनका। ये करे तो चाहिए। ब्लैक कौन से एंगल से है? सुनो, वो वेंटर फैक्टर वाले सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मेन बात उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, अगर डिसोसिएट चीजें टूटेंगी तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी, वरना आई की वैल्यू 1 से छोटी। दैट्स इट। इससे ऊपर मूड नहीं मार सकते, क्योंकि वो सवालों से ही सॉलिड होगा, वो ऐसे ज्ञान सॉलिड हो नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है बिना क्वेश्चंस के। इसीलिए मैं तुम्हें कहीं और लेके जाता हूँ, उसी वेंटर फैक्टर के 5वें पॉइंट पर। तो मुझे बस अपने पिछले सारे फॉर्मूलों को मैच करवाओगे और कुछ नहीं। जरा ध्यान से सोच सोच कर बोलना। तुम्हारे पास में पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आई थी निकल के? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक बार चेक कर लो। दूसरा क्या निकल के आया था? डिप्रेशन इन एलिवेशन होगा पहले, एलिवेशन इन बीपी,
एलिवेशन इन बीपी, उसके बाद में अगला डिप्रेशन इन एफपी, डिप्रेशन इन एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना। उसके बाद में चौथा ओस्मोटिक प्रेशर। अब मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं उन्हें ध्यान से मैच कर लूं, एक बात बस, ठीक है, ध्यान से देख लो, मैं आराम से मैच कर रहा हूं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, वो याद है, पी नॉट ए माइनस के पी ए अपॉन में पी नॉट ए और इज इक्वल टू में एक्स बी। एक और लिखता हूं, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला आया था, उसे ध्यान से देखना चाहिए था, डेल्टा टी इज इक्वल टू में के बॉइलिंग पॉइंट है केबीएम। अच्छा, इसमें क्या आया था, डेल्टा टी इज इक्वल टू में केएफएम। उसके बाद में इसमें आया था पाई इक्वल टू में एमआरटी। ये अपने अब तक के फॉर्मूले, और ये सारे फॉर्मूले इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये वो फॉर्मूले हैं जो आइडियल कंडीशन में बनाए गए हैं। ये वो किलोमीटर एवरेज है मोटरसाइकिल का कि 60, असली में काम नहीं करते। इनको एकदम टोटली करेक्ट करने के लिए सभी लोग बस इतना ध्यान रखें, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई का, आई यानी वेंटर फैक्टर। यहाँ पर भी आई का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वेंटर फैक्टर, यहाँ पर भी आई का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वेंटर फैक्टर, और यहाँ पे भी आई का मल्टीप्लाई यानी कि वेंटर फैक्टर। अच्छा, और इसमें आई के बारे में ध्यान रखने वाली चीज है, आई अपने पास हमेशा दो वैल्यू लेके रखेगा, या तो वो 1 से बड़ी वैल्यू के साथ आएगा या वो 1 से छोटी वैल्यू के साथ आएगा। तो मैं क्या ध्यान रखना है कि अगर वो 1 से बड़ी वैल्यू के साथ आया तो कौन सी प्रोसेस हुई थी, डिसोसिएशन, और 1 से छोटी वैल्यू के साथ आया तो एसोसिएशन। ये टोटली न्यूमेरिकल सिस्टम है, इसीलिए कोई भी अपने दिमाग में वेंट ऑफ फैक्टर को लेके परेशानी पैदा ना करे। जितना मैंने तुम्हें दिखा दिया, सुना दिया, वो उतना काफी है, सफिशिएंट है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए मुझे समय चाहिए प्रॉपरली क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चंस ऑब्वियसली सबसे सही तरीका है इस बात को सॉल्व करने का, इसीलिए पेशेंस के साथ दिमाग पे लोड मत देना। तुम्हारे लिए काम की चीजें अभी निकालता हूं। वेक्टर वेक्टर ज्यादा दिमाग पे लोड मत देना है ना, बार बार कहता हूं उस चीज को, उससे निश्चिंत रहो फिलहाल। चलो मेरे साथ वो काम करो सबसे आवश्यक है। से मैं बांधता हूँ चैप्टर में, है ना, पहले एक जगह बांधता हूँ, रुको, यही तो आना ध्यान से। हाँ, चैप्टर के मैप को ध्यान से देखो, अब सारी बातें रिपीट होती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में अपन लोगों के पास में नॉबिलिटी नाम का शब्द इसीलिए रुका हुआ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आएगा, वाकई में आना ही आना 100% हर हाल में, उसकी चिंता नहीं। और वेंटर फैक्टर बस ध्यान से दिखाने की कोशिश की तो मैं महसूस हुआ कि ये थोड़ी सी खतरनाक सी कहानी है, लेकिन सीधी बात है, ये भी टोटली एक न्यूमेरिकल पोजीशन है, सीधी सीधी बात, न्यूमेरिकल ही बेनिफिट है। हटाते हैं। हम लोगों का सबसे पहला टर्म कौन सा था, कंसंट्रेशन, उसमें मास बाई मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू 100। उसके बाद पीपीएम में 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, और मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मोल फ्रैक्शन तो मैं ध्यान होगा, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे और जिसके निकालने उसके मोल्स ऊपर। मोल फ्रैक्शनों का सम हमेशा कितना रहता है, 1। फिर तुम लोगों ने जो काम की बातें सीखी वो फाउंडेशन था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। फाउंडेशन सबसे बढ़िया चीज है। फाउंडेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट वेपर प्रेशर, यानी कि जब नीचे से उड़ने का ऊपर से कंडेंस होने का रेट सेम हो जाता है, उस वक्त पे नापा गया प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा लगाएगा जितना उसकी मात्रा ज्यादा होगी। अगर पानी और शराब में शराब की मात्रा ज्यादा है तो शराब का प्रेशर भी
ज्यादा होगा, और अगर पानी की मात्रा ज्यादा, पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। इस बात को किसने बताया था? रॉड्स ने। फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखा आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल कौन से होते हैं? जिनमें सब कुछ इक्वल हो और रॉड्स लॉ फॉलो करें। नॉन जिनमें इक्वल ना हो, जो फॉलो ना करें। उसमें दो डेविएशन थी। पॉजिटिव जहां वॉल्यूम बढ़े, हीट बढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। जहां पे उल्टा हो, सब कुछ घटे, उसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। फिर तुम लोगों ने बात संग के संग पढ़ ली कि अगर हम किसी वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल मिलाते हैं तो प्रेशर कम होगा। अगर वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। पानी में नमक मिलने से पानी 100 की बजाय 103 पे उबलता है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, वो 0 पे जमने की बजाय -3 पे जमेगा। और ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले तुम लोगों ने एक बात जानी, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में किस चीज का मूवमेंट होता है? दोनों चीजों का। सॉल्यूट भी जाते हैं, सॉल्वेंट भी जाते हैं, क्योंकि उनके बीच की लेयर फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन ओस्मोसिस में ओनली क्या जाते हैं? सॉल्वेंट, यानी पानी जाएगा, वो भी कौन सी मेम्ब्रेन से? एसपीएम से। फिर एक बात काम की है कि अगर मैं पानी के जाने को रोक दूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? उल्टी साइड पे प्रेशर, और वो पानी का जाना जैसे ही रुकेगा उस प्रेशर को हम लोग क्या बोल देंगे? ओस्मोटिक प्रेशर। और अगर उससे ज्यादा लगा दिया तो पानी उल्टा बहने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, आलो वाला फिल्ट्रेशन। फिर हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक वाली कहानी को ध्यान से देखा। आइसोटोनिक में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और उसमें डलने वाली चीज की कंसंट्रेशन दोनों सेम होती, कोई कहीं नहीं जाता। हाइपरटोनिक गाढ़ा होता है, इसीलिए वो उसको सिकुड़ देगा, और हाइपोटोनिक पतला होता है, वो उसको फुला देगा। हमारी दवाइयों की कंसंट्रेशन 0.9% नमक के साथ बनाई जाती है। अगर कम ज्यादा होगी तो हमारी आरबीसी को दोनों चीजों से गुजरना पड़ेगा, श्रिंक से भी और स्वेल अप से भी। फिर हेनरीज लॉ किस बारे में बताते हैं? किसी भी लिक्विड में कोई भी गैस कितनी ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है, वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जहां ज्यादा प्रेशर वहां गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, जहां कम प्रेशर वहां गैस कम डिसॉल्व होगी। टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है, और इसीलिए चीजें पानी में, ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे डिसॉल्व होती हैं। और ये वाला पॉइंट तुम लोगों के लिए फिलहाल कुछ छोटा छोटा सा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, और ये वाला पोर्शन तुम सभी लोग जिस चीज में जोड़ोगे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवालों के साथ तुम चैप्टर खत्म करोगे, और जैसे वो चैप्टर खत्म होगा तुम इसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाओगे। अब जरा एक एक करके ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना, जिन चीजों को मैं छोड़ दूं मैं छोड़ देना। पहली चीज, वेपर प्रेशर का सिस्टम, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके दो टाइप, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन से? जो उड़े, और नॉन वोलेटाइल जो ना उड़े। ठीक, उसके बाद में अगली काम की चीज ये हटाया, इसे भी हटाऊंगा, अगला पन्ना टॉपिक पे निकलते हैं। जाओ, हाँ, रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो कौन सा होता है? पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या है? मिलावट से पहले का प्रेशर, वो पी यानी कि मिलावट के बाद वाला प्रेशर। ठीक है, इसका हमने गोल बढ़ा दिया, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, ये भी जान दो। हाँ भाई, ये वाले कौन सी कंडीशन थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें पीटी बाद में क्यों लिखा और पी नॉट आगे क्यों लिखा? क्योंकि टोटल घट जाता है और पी नॉट बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें एक्स बी किसके मोल फ्रैक्शन है? नॉन वोलेटाइल के, जो मिलाया उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद में अगली काम की चीज, ये वही रिपीट हुआ, वापस से वही रिपीट होगा, ये मैंने न्यूमेरिकल रखा। ठीक, दोबारा से ये वही, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये प्योर वोलेटाइल का प्रेशर, ये टोटल प्रेशर, और एक्स भी किसकी मोल फ्रैक्शन है? एनवी के, नॉन वोलेटाइल के। ठीक, लीव, अरे मैं सो गया, ऐसे निकाल। हाँ भाई, ये थोड़ा सा डरावना सा फेस था। यहाँ पे आइडियल, नॉन आइडियल, उसमें भी दो प्रकार, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में टोटल प्रेशर ज्यादा, टोटल वॉल्यूम ज्यादा, टोटल हीट भी ज्यादा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। अच्छा, इसमें टोटल वॉल्यूम कम, प्रेशर कम, हीट कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इस चीज में तुमने बहुत बढ़िया सिस्टम ये भी जाना था कि हीट देना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी एक रूल था, कहीं पे लिखा गया उस चीज को शायद, ये देखो, अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, और हीट रिलीज होगी तो उसे
नेगेटिव कहते हैं, ये चीज रिवाइज करने की सादी की सादी। फिर हम लोगों ने एक मैप बनाया, फिर इसके बाद में तुम लोग एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे चले गए कि अगर तुम किसी वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिला दे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और इसकी स्टडी हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से इस जगह पे करी है कि ग्राफ तुम्हें कुछ समझा सकता है। ये आगे वाला कौन सी लाइन है, मिलावट के बाद वाली लाइन, और ये कौन सी लाइन है, मिलावट से पहले की लाइन। ये फॉर्मूले सबको याद हो, और स्पेशली केबी का नाम इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। जबकि हम लोग जब केएफ के नाम पर जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड कौन सा, केएफ यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। रियली केएफ की वैल्यूज भी पूछी जा सकती है कभी कभार, तो उसके लिए फॉर्मूला ठीक है छोड़ दिया फॉर्मूला लिख के, और कुछ नहीं। तुम लोग थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन दोनों चीजों का मूवमेंट, और ओस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट का मूवमेंट। अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोगों ने इसमें सॉल्यूशंस पे ये वाली चीज पढ़ी थी, वो ध्यान से देख लो। पहले तो प्रेशर आया था ओस्मोटिक, ओस्मोटिक प्रेशर। अगर हम सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना चाहते हैं तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर। और उसी प्रेशर को हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर उससे ज्यादा अप्लाई किया तो उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ से इधर जाएगा। और अगर समुद्र के नमक वाले खारे पानी को यहाँ से यहाँ भेज दिया तो पानी साफ कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस बोलेंगे। रिवर्स ओस्मोसिस के बाद में तीन काम की चीजें, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। कहाँ पे श्रिंक नहीं होगा, वो सारी चीजें। और फिर कल से आगे तक का सिनेरियो टोटल जितना भी हो सकता था वो सारा का सारा इस जगह पे, कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी गैस पानी में उतनी ज्यादा डिजोल्व होगी जितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। कम प्रेशर कम सॉल्युबल, ज्यादा प्रेशर ज्यादा सॉल्युबल। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर में रखते हैं और ठंडे तापमान में रखते हैं। अगर गर्म रखें खुले में छोड़ दें तो उसकी सारी गैस उड़ जाएगी, उसमें फिज नहीं आएगा, वो झड़प महसूस नहीं होती है जो महसूस होनी चाहिए। ठीक है, और ये शायद मैंने आज लिखा है। हाँ, 1 2 3। हाँ, इस चीज को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि ये ऐसे समझाने की कोशिश ही बकवास है, तरीका ही बेकार है। अगर मैं तुम्हें ऐसे कराता हूँ इस चीज को, इससे पूरा मजा खराब हो जाएगा। इस वजह से इसे छोड़ दें। अब सभी लोग एक लास्ट चीज लिख लें जिसे मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। एक मिनट गड़बड़ है। ध्यान से देख लें। पहली काम की चीज, मंडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा। इसे बंद कर दे। मंडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स